और इसके बाद पेशी भी होगी। आज चलेगा रक्त वाला चैप्टर। रक्त मतलब लहू भी कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, ठीक है जी। पहले तो ये कंडीशन आती है कि जो रक्त है वो है क्या, ये है आपका तरल, तरल जरूर लगना, तरल संयोजी उत्तक। क्योंकि जो आपका द्रव्य होता है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 5। देखो द्रव्य की जो अवस्था होती है 5 होती हैं। एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन है। तो इसमें प्लाज्मा आएगा, इसलिए हम तरल के पदार्थ की बात कर रहे थे। तो यहाँ जो आपका रक्त है, रक्त का मतलब है ये क्या है आपका संयोजी उत्तक तो है, लेकिन कैसा है आपका तरल संयोजी उत्तक है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि जैसे हम निर्माण की बात कर रहे थे, जो रक्त का निर्माण होता है वो कैसे होता है। देखो उसमें प्रोटीन होता है, जल होता है, ठीक है ना। प्रोटीन हो गया, जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, लवण हो गए, सभी इसमें मिलकर बनते हैं। लेकिन फिर वही कंडीशन आएगी कि भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम भ्रूण से चलते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में कैसे होगा रक्त का निर्माण, आप लोगों को पढ़ा संयोजी उत्तक, ठीक है ना। तो संयोजी उत्तक किस में होता है, मेसोडर्म। क्योंकि हमने कहा था कि जो परत है 3 परत होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपकी मेसोडर्म। और जितने भी संयोजी उत्तक है, चाहे वो आपकी कंकाल हो, अस्थि हो, उपास्थि हो या आपका पेशी हो, सभी का जो निर्माण होगा संयोजी उत्तक का वो मेसोडर्म में होगा। केवल हमने ये कहा था कि आँख की जो आइरिस है उसका निर्माण कहाँ होता है जी, पेशियों में, एक्टोडर्म। हमने कहा था कि आँख की जो पेशी है उसमें जो सफ़ेद वाली है उसका निर्माण अलग है, नहीं तो सभी के निर्माण क्या चले हैं आपके वहीं से चले हुए हैं ना। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो आपका रक्त है ये संयोजी उत्तक है और भ्रूणीय अवस्था में जो इसका निर्माण होगा वो आपका कहाँ होगा, मेसोडर्म में होगा। अभी देखो जो रक्त मिलकर बना होता है, हम इसमें बात कर रहे थे कि प्रोटीन है इसमें, ठीक है जी, प्रोटीन है। प्लाज्मा तो अलग है, प्रोटीन है। पहले तो ये कंडीशन है कि हमें पता है कि प्रोटीन है। उसके बाद दूसरा क्या है, जल है, ठीक है। उसके बाद हमारे खनिज लवण है, जैसे आयरन है। क्योंकि आपने कहा होगा कि जैसे पीलिया होता है, पीलिया कैसे होता है, नहीं ये कहते हैं ना कि जो आपका पीलिया होता है वो किसके कारण होता है, जब आयरन की कमी हो जाए। आयरन मतलब लोहा, लोहे की कमी से पीलिया होता है। हालांकि जरूरी नहीं है, क्योंकि विटामिन B12 के कारण भी पीलिया होता है। पीलिया होने के अलग अलग फिर से प्रकार हैं। तो जो रक्त वाला चैप्टर है इसमें सबसे पहले चलते हैं। देखो रक्त होता क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। और जो हमारा रक्त होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। आपको अगर पहले चलते हैं, ये 2 भाग होते हैं। इसमें एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है जी, दूसरा होता है आपका रुधिराणु। अभी यहीं से चलते हैं कि देखो सबका इकट्ठा रक्त का निर्माण हम इसलिए नहीं बता रहे। वैसे तो मानव बॉडी में कितना होता है रक्त, नॉर्मल 5 से 7 लीटर, ये 6 लीटर, 5 से 6 लीटर के बीच रहता है। तो 5 से 6 के बीच रहता है आपका लीटर में अगर आता है। पीएच मान होता है 7.4, लेकिन ये क्या है, औसतन है। पिछली बार जो पेपर में दिया था वो 7.4 नहीं दिया था, कैसे दिया था, 7.3 से 7.5 के बीच दिया था। उसने ये कहा था कि जो रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 ऐसे करके दिया था। उसने दिया था 7.35। हाँ कोई बात नहीं, देखो ये 35 है ना, और ये कितना है आपका 45 था, ऐसे दिया था ना करके। अब इसका औसतन निकालना, औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। अब जो इसके बीच की संख्या वो 7.4 है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो क्योंकि 40 बीच में आप 35 और 45 के बीच में 40 बैठ रहा, और 40 का मतलब है अगर मैं से 7.40 लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर लगाने का वहाँ कई बार तरीका हो जाता है। तो पहली बार आंसर इस तरह से दिया गया था, अब की बार ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.4 तक होता है, यानी कि 45 तक, ठीक है ना। अब पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने पहले कहा पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब जो आपका रक्त है कार्बनिक है या अकार्बनिक गुण होते हैं इसमें, बताएंगे। देखो कार्बन क्या होते हैं जिनमें, ठीक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक होंगे। तो हमने कहा कि ये आपका जो रक्त होगा वो क्या होगा, जब इसका निर्माण होगा ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होंगे से मिलकर बना होगा। इसमें प्रोटीन, जल, क्योंकि जल क्या है, H2O है, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अकार्बनिक पदार्थ है ना। और हमने कहा कि इसमें क्या होगी, आपकी प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
प्रोटीन होते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ क्या है इसमें, जल है। तो हम कह सकते हैं रक्त हमारा क्या होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। और उसके बाद pH मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की पावर देखते हैं शक्ति कितनी है। उसके बाद देखो यहीं से हम याद रख सकते हैं 5 से 6 लीटर ये रहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो रक्त है वो हमारा प्लाज्मा तथा रुधिराणु में विभक्त है ना। अब प्लाज्मा क्या होता है, ज़्यादा होता है और रुधिराणु कम होता है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये आपका 60% होता है, ये आपका 40% होता है। कई बार आपसे पूछ लेता अनुपात, रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु का अनुपात क्या है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, जो समान संख्या उसे काट दो या इसे बटे में रख दो। आप रखो 60/40 रख दो। अब 0 से 0 कटेगी, 2 या 6 और 2 दूनी 4। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3:2 किसका होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु का यहाँ पर अनुपात होता है। यहाँ तक समझ गए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे दे रहा है ना कि ऐसे, ये तो सब पढ़ रहे हैं ना। अब है कुछ नहीं, खाली अनुपात में डिवाइड कर दिया। पिछली बार आया था कार्बोहाइड्रेट में अनुपात पूछा था, कार्बोहाइड्रेट का नहीं सॉरी संतुलित आहार का, पिछली बार संतुलित आहार का अनुपात पूछा। तो अनुपात में याद रखेंगे 3:2 का अनुपात किसका होता है, आपका प्लाज्मा और आपका रुधिराणु का होता है। देखो यहाँ पर अगर हम चलते हैं कि अनुपात हो गया हमारा अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है, देखो प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अनुपात देखो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। तो अनुपात कितना है, इधर 3 है और इधर कितना है आपका 2 है। तो हम ये कह सकते हैं अनुपात है इनका 3:2 का अनुपात है। अब बात कर रहे थे प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, 5वीं है आपकी बोस-आइंस्टीन। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं, देखो इसमें एक गुण पाया जाता है कि अगर अब इसे छानते हैं तो इसमें कुछ कण रह जाते हैं। अब कण रह जाते हैं कहने का मतलब ना तो पूरा तरल होता ना ही पूरा ये क्या होता ठोस होता। ऐसी अवस्था होती है जिसमें अगर हम इसे छानते हैं तो छानने के बाद इसमें कुछ ना कुछ आपका रुक जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। सीरम नहीं, सीरम तो अभी प्रोटीन निकालोगे तब इसमें सीरम बचेगा। अभी यहाँ पहले आता है कि जो प्लाज्मा, अभी देखो बचा हुआ जो भाग है, पहले हम बचे हुए की जो बात कर रहे थे, बचा हुआ भाग क्या है। तो एक आएगा इसी में होता रक्त ही है, लेकिन उसे कहते हैं आप लसिका। देखो होता रक्त ही है लेकिन होता क्या है, लसिका है। और जो लसिका होती है वो एक प्रकार का प्लाज्मा ही है, लेकिन प्लाज्मा से छना हुआ भाग है, अलग होकर निकला हुआ भाग है। लसिका होता कहाँ है, क्योंकि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा था, हार्ट में पढ़ा था, हार्ट में कितनी वाल्व थी गुरुजी, 4 थी। हमने आपको पढ़ा था कि जो आपका हार्ट होता है, हृदय कैसे बना लो, मोस्टली बच्चे ऐसे बनाते हैं ना। तो उसमें हमने 4 वाल्व बनाई थी, 2 आलिंद थे और 2 नीले थे, ये था ना। इसमें हमने फिर 4 वाल्व बताई थी कि 4 चैम्बर होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। वाल्व कितने होती हैं, 4 वाल्व होती हैं। ये काम करता है किसका, केवल पंपिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। केवल और केवल पंपिंग करने का काम ये करेगा। अब जो रक्त है, अब हमने कहा कि जो रक्त है, रक्त में पंपिंग करने का काम करता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हमारे शरीर में होती है जहाँ पर आपकी धमनी और सिरा नहीं जाती। धमनी किसे कहते हैं, हमारे शरीर में ऐसी नसें जो क्या लेके जाती हैं जी, शुद्ध रक्त लेके जाती है। और शुद्ध रक्त क्या कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, फेफड़ों से। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हुआ, फेफड़ों में हुआ। फिल्टर कहाँ पर हुआ, किडनी में। फिल्टर होगा किडनी में, क्योंकि वेस्ट मटेरियल वहाँ निकाल लिया जाता है। तो अभी देखो रक्त, हमने कहा कि जो रक्त है, रक्त प्रत्येक शरीर के अंग में बहता है धमनी और सिराओं के माध्यम से। लेकिन ऐसे कुछ जगह हैं, ऐसी कुछ कोशिकाएं, ऐसे कुछ ऊतक हैं जहां पर आपकी रक्त वाहिनियां नहीं होती। तो वहां पर कौन होता है, वहां पर होता है लसिका। यानी कि उन कोशिकाओं को भी जीवित रखने के लिए जो काम है वो किसका है, फिर आपका लसिका का है। तो देखो वैसे तो अगर आपने छोटी किताब में पढ़ा हो तो लसिका में एक लाइन दी गई है केवल कि लसिका हमेशा हृदय की ओर संचरण करती है, ठीक है। हालांकि लसिका भी रक्त की तरह काम करती है, लेकिन ये रक्त से अलग होती है और रक्त में ही मिल जाती है। रक्त से ही पदार्थ लेती है, कोशिकाओं को देती है और कोशिकाओं से वेस्ट पदार्थों को फिर रक्त को दे देती है। क्योंकि जो हमारे रक्त का काम है, मुख्य कार्य क्या है जिसका, शरीर में खनिज पदार्थों का परिवहन करना। आपको ऑक्सीजन, कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो रक्त लेके जाएगा। शरीर में कहीं भी आपकी प्रोटीन की आवश्यकता है तो रक्त लेके जाएगा। क्योंकि जब हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, जब खाना पचता है तो पचने के बाद जब स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है,
समांगीकरण या अवशोषण कह सकते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में ये कहा जाता है कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत से अग्नाशय लगा है, ठीक है ना। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका है, और लैंगरहैंस दीपिका जुड़ी है आपकी लीवर से। लैंगरहैंस दीपिका में लीवर कौन से जुड़ा है? वो नलिका जुड़ी जिससे पित्ताशय आता है, पित्त नली जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और पित्त नली जुड़ने के बाद फिर कहाँ गई? देखो वहाँ एक क्या किडनी की नली जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो वो जुड़े क्यों है? क्योंकि समांगीकरण की प्रक्रिया होने के बाद किडनी में फिल्टर हुआ, उसमें कुछ पदार्थ मिलाए गए, लीवर ने अपना काम किया, अभी गुर्दे ने अपना किया, सब ने अपना अपना किया, और करने के बाद जैसे ऑक्सीजन दे दी, खनिज पदार्थ मिलाए, रक्त को दिए, रक्त जाएगा कोशिका को लेकर। अभी देखो कंडीशन क्या रहती है, आपने देखा होगा इधर से गया, ये थी आपकी सीरा, सॉरी धमनी, और धमनी में जाता है शुद्ध रक्त। अब बीच में है कोशिका, और इस कोशिका के बीच में तो रक्त वाहिनी नहीं है ना। अब इधर कौन होगी? ये होगी सीरा। देखो सीरा इससे लेके जाएंगे ना, और धमनी इसे देंगी, तो धमनी तो करेंगी काम क्या? कोशिका को शुद्ध रक्त नहीं देंगी, ये काम कर रही है, रक्त तो पूरा पूरा दे रही है, लेकिन उसका जो उसे चाहिए, यानी कि जो उसे खाने के लिए आवश्यक पदार्थ है वो देगी। जैसे कोशिका को अभी प्रोटीन की आवश्यकता है वृद्धि करने के लिए, तो प्रोटीन दे देगी। गाय किस में मिल के? रक्त में मिल के। आयरन की आवश्यकता है तो आयरन दे देगी। यूरिक एसिड की आवश्यकता है तो यूरिक एसिड दे देगी। लेकिन वेस्ट मटेरियलों को लेकर कौन जाता है? अशुद्ध रक्त लेके जाता है ना। तो फिर यही अशुद्ध रक्त लेके चला गया सीरा। कोशिका बीच में थी, कोशिका का काम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद ये जो क्षेत्र बचा हुआ कि हमने कहा कि सपोज यहाँ पर क्या है, दो रक्त वाहिनियाँ हैं, एक ऊपर एक नीचे, बीच का क्षेत्र जो बचा है इसमें काम कौन करेगा? ये करेगी लसिका। और लसिका इससे रिश्ती रहती है। जैसे आपने देखो पानी की टंकी है ना, तो पानी की टंकी से जब पानी, आपने कई बार देखा होगा पानी चलता रहता है तो रिसना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार रक्त में से रिसने के बाद जो पदार्थ बचता है वो लसिका होती है, और वो कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर आपकी रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। अब इसका काम क्या है जी लसिका का? देखो इसका काम भी वही है ना कि ऐसी कोशिकाओं को या कोशिकाओं को ये क्या भोज्य पदार्थ पहुंचाती हैं तथा वेस्ट मटेरियल को लाती हैं। लेकिन पहुंचाती कहाँ से? ये रक्त से ही लेगी और रक्त को ही दे देगी। ये हृदय की ओर नहीं जाती, ये क्या जाएगी? ये रक्त से रक्त की ओर जाती है, यानी कि रक्त वाहिनियों से रक्त वाहिनियों की ओर जाती है, ठीक है ना। बहाव इसका हृदय की ओर होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल इसी डायरेक्शन में चल रही है, एक ही तरफ को, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, तो बहाव इसका केवल होगा क्या? आपके हृदय की ओर होगा। तो यहाँ से अगर आपसे लसिका भी पूछा जाता है तो लसिका क्या होता है? पहले लसिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो लसिका भी एक तरल संयोजी उत्तक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर आपका रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, वहाँ पर लसिका अपना काम करता है, उन कोशिकाओं के बीच में रहता है, ठीक है नहीं। तो इसमें हेडिंग डालना लसिका, हाँ जी, इसमें हेडिंग डालना लसिका। लसिका एक संयोजी उत्तक है। लसिका एक संयोजी उत्तक है। ये साथ साथ लिख लोगे। लसिका एक संयोजी उत्तक है। यह ऐसी कोशिकाओं के निकट पाया जाता है, यह ऐसी कोशिकाओं के निकट पाया जाता है जहां पर रक्त वाहिनियां नहीं होती, जहां पर रक्त वाहिनियां नहीं होती। यह कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है। यह कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है तथा उपापचय पदार्थों को बाहर निकालता है, या आप वेस्ट मटेरियल लिख सकते हैं। कोशिका को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है तथा अभोज्य पदार्थ को वापस लाता है। हो गया जी। देखो बाकी सारे गुण इसके क्या हैं, इसमें एक लाइन और लिखना, यह
प्लाज्मा का एक रूप होता है, यह प्लाज्मा का एक रूप होता है। यानी कि है कैसा ये, जैसा आपका प्लाज्मा होगा। तो देखो अभी हम प्लाज्मे की बात करते हैं फिर से, तो प्लाज्मे पे आ जाएंगे। पहले लसिका थी, तो लसिका हमारा क्या है, प्लाज्मे की तरह होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, रंग में होता है सफ़ेद। तो रंग में ये भी क्या होगा, सफ़ेद होगा ना। तो हम देखो जैसे आपने इस हल्का सा जैसे छुल जाता है, कई बार छिल जाता है, तो क्या होता है गुरुजी पहले ये बताओ, छिलने को क्या कहते हैं? रगड़ किसे कहते हैं? रगड़ तो अंदर की हो। हाँ, रगड़ अंदर की हो, बाहर के तो छिलना ही क्या है ना। हाँ, तो जो छिलता है हमारा उसमें से हल्का सा निकलता है, तो वो लसिका होती है। हाँ, वो जो सफ़ेद दिखता है नहीं, हल्का सा देखो खून नहीं निकलता, हल्का सा पीप सा निकलता रहता है, तो वो होती है लसिका, पीला पीला सा। देखो अभी मैं बताऊंगा पीले कलर की और वाइट में क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ हम चल रहे थे कि इसे हमने पहले कहा कि अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कैसी होती है, आपकी सफ़ेद होती है। प्लाज्मा भी आपका सफ़ेद होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर प्रोटीनों की संख्या बढ़ जाती है तो उनके कारण इसका रंग परिवर्तन होगा। अभी चलेंगे, हाँ क्रिएटिन नहीं, रंग परिवर्तन में अभी चलेंगे। तो पहले चलते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ से सबसे पहले अब टॉपिक आया हमारा क्या, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा बना कैसे होता है जी? अब प्लाज्मा में क्या होता है, आपका 90% होता है पानी। 90% आपका क्या है, पानी। ठीक है जी। अब 90% पानी है तो 10% क्या है, अन्य पदार्थ है। 9% होता है इसमें प्रोटीन। 7 से 8% होता है इसमें आपका, 7 से 8% क्या होगा आपका, प्रोटीन होगा। और जो बाकी बचा है ये क्या है, आपके खनिज लवण है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा बना कैसे होता है, तो 90% पानी है, 7 से 8% आपका प्रोटीन है, और आपका फिर क्या है, बाकी जो बचा है उसमें क्या है, आपके खनिज पदार्थ हैं। अभी जो खनिज पदार्थ होते हैं या इसमें प्रोटीन होते हैं, देखो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो क्या होता है, इसमें एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन। अब एल्बुमिन का काम क्या होता है जी, यानी कि रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा, सॉरी अभी रक्त में तो आएगा ही आएगा, फिर ये तो प्लाज्मा है ना। तो प्लाज्मा में देखो पाए जाने वाले, पहले आप वो लिख लेना प्रोटीन, कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, नंबर 1 लिखना एल्बुमिन, फिर आपका गैलोबुलिन, एल्बुमिन, उसके बाद है गैल्बुलिन, उसके बाद है आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, इसके बाद है आपका फिब्रिनोजन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो अभी बात हो रही थी पीले रंग की, हमने कहा था प्लाज्मा क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ये जो प्रोटीन होती है इनके कारण सबका अपना अलग अलग महत्व है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो इसका रंग हो जाता है पीला, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो पीला रंग होता है वो किसके कारण हुआ, वो हुआ आपका एल्बुमिन के कारण, इसका रंग क्या हो जाता है, पीला। नहीं तो प्लाज्मा कैसा था, सफ़ेद था। तो प्लाज्मा क्या था, आपका सफ़ेद था, लेकिन इसमें एल्बुमिन पाया गया जिसके कारण इसका रंग क्या हो गया, पीला हो गया। और सबसे अधिक प्लाज्मा में अगर आपसे पूछा जाता प्रोटीन कौन सा है, तो सबसे अधिक कौन है, आपका एल्बुमिन है। लेकिन ये सबसे अधिक होता है ना, और अगर यही सबसे कम हो जाए तो कंडीशन क्या होगा जी, पिछली बार बताया था शायद आपको। अगर देखो ये तो हमने कहा कि इसके अधिक होने से रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। लेकिन अगर रक्त में ये कम हो जाए तो क्या होगा, फिर एक सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। रोग कौन सा होता है ये भी लिख लेना, इसके कम होने से सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। एल्बुमिन के कम होने से सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है जी। अभी देखो एल्बुमिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आपका प्रसरण दाब है, प्रसरण दाब किसे कहते हैं जी, देखो हमारे शरीर, क्या कह रहे हैं,
नाड़ी दाब, प्राशन दाब कह दो या रक्त दाब कह दो, या आप इसे नाड़ी दाब कह दो। नाड़ी में पहली कंडीशन ये होती है, आप जो ब्लड प्रेशर नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? सिरा से या धमनी से? सिरा से नापोगे या धमनी से? तो यहाँ धमनी से नापते हैं। जो धमनी का मतलब है शुद्ध रक्त है ना, तो आप शुद्ध रक्त को देखोगे ना, स्तर कितना चला हुआ है। तो शुद्ध रक्त से आपका यानी कि धमनियों से आपका क्या नापा जाता है जी? प्राशन दाब मापा जाता है। और प्राशन दाब को जो बताता है वो होता है एल्बुमिन प्रोटीन होता है, यानी कि इसके कारण आपका प्राशन दाब चलता है। प्राशन दाब में एक और कंडीशन रहती है कि जैसे आपने हमारे यहाँ प्राशन दाब यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक सिस्टोलिक होता है और एक आपका डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक मतलब कम, सिस्टोलिक मतलब अधिक। यानी कि मानव शरीर या मैं ये कहूँ कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यानी कि अपर जो पहला अपर सिस्टोलिक रहता है, वायु जो हमारा दाब होता है वो कितना रहेगा जी? देखो आप जो लिखते हैं ना 80 से 120, ये 80 से 120 क्या है? ये सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दोनों हैं, लेकिन ये डायस्टोलिक है अभी, ये डायस्टोलिक है और ये क्या है? सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक सामान्य मनुष्य का रह सकता है 120, ठीक है ना। वैसे खिलाड़ियों में से 110 से 150 तक नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि जितना भी आप काम करोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ हमारा ये क्या है? आपका डायस्टोलिक है। तो आपसे ये पूछ लेता है कि जो प्राशन दाब होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार हुए, एक आपका सिस्टोलिक, और सिस्टोलिक का स्वस्थ मनुष्य का जो सिस्टोलिक दाब है वो 120 है, और डायस्टोलिक कितना है आपका? 80 है। इसलिए हम क्या लिखते हैं इसे, यानी कि प्राशन दाब को 80 से 120 लिखते हैं, यानी कि सिस्टोलिक से डायस्टोलिक से सिस्टोलिक। फिर इसमें एक और कंडीशन रहती है कि जब आप वायु दाब नापते हैं, ठीक है जी। वैसे तो एक बफर कैपेसिटी भी होती है, चलो छोड़ देते हैं, बफर कैपेसिटी को बाद में देखेंगे। 7% छोड़ो, अभी पहले यहीं चलते हैं। तो हमारे यहाँ तक समझ आना। देखो इससे हमने कहा एल्बुमिन से क्या हुआ? आपका प्राशन दाब हुआ। एल्बुमिन से ही आपका रंग पीला हो गया। एल्बुमिन के कारण ही अगर कम हो जाता है तो सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बन गए जी? इतने बन गए। अब इसके बाद आता है आपका गैल्बुलिन, ठीक है। अब गैल्बुलिन क्या होता है? इसका पहले तो बात करते हैं, इसका जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो होता है आपका लिम्फाइड उत्तक से। अब लिम्फाइड उत्तक कहाँ होते हैं? हमने कहा था गले में आपके जो टोन्सिल होते हैं, या गले में जो आपका कंठ बना है, लैरिक्स बना है, ठीक है ना, वो किससे? लिम्फाइड उत्तक से बना है। या आप टोन्सिल मतलब जैसे आप देखते हैं गुठली सी हो जाती है ना, साइड में लगाओगे तो गुठली सी महसूस होंगी, ये हमारे लिम्फोइड उत्तक से बने टोन्सिल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उत्तक जो समूह में गुच्छे के रूप में रहते हैं, उनमें इनका निर्माण होता है। किसका? आपका गैल्बुलिन का। अब इसका निर्माण देखो, हमने कहा लिम्फाइड उत्तक है, तो लिम्फाइड उत्तक का काम क्या होता है जी? हमने यहाँ आपको जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें कहा था कि जैसे आपका श्वसन नाक से जाता है, तो नाक से क्यों लेते हैं? क्योंकि नाक में बाल होते हैं, बैक्टीरिया धूल कणों को रोकने का काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो मुंह से भी सांस लेना उचित बताया जाता है ना। तो मुंह से सांस लेते हैं, नाक में तो हमने कहा बाल हो गए, मुँह में क्या है? बाल नहीं थे। या सपोज हम ये कहें कि नाक से धूल कण ही तो छड़े, उसके बाद हमारे जो बैक्टीरिया वो तो अंदर चले गए, अब रोकने का काम कौन करेगा? नहीं, अब हमने कहा था कि आपकी श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो आपकी आहार नाल है या श्वसन नाल है उस पर एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उससे म्यूकस नाम का एक पदार्थ निकलता है। वो क्या होता है? चिपचिप का पदार्थ होता है, बैक्टीरिया को अपने अंदर चिपका लेता है। अब चिपका तो उसने लिया, अब उसे भक्षण कौन करेगा? मारेगा कौन? तो एक हमने बताया था बॉडी से जो पसीना निकलता है उससे एक एंजाइम निकलता है, उसका क्या नाम है जी? बॉडी जो हमारी पसीना है, पसीने में एक एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। जल अपघटक एंजाइम निकलता है, वही हमारा म्यूकस ग्रंथि से निकलता है। अब जब वहाँ से निकलेगा तो भक्षण करने का काम कौन करेगा? वो उसे कर देगा। तो जो लिम्फाइड उत्तक होते हैं, कहने का मतलब ये कि जो लिम्फाइड उत्तक हैं उसमें क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे कि इसमें एक जल अपघटक उत्तक यानी कि एंजाइम भरा रहता है। अब जब वो एंजाइम भरा रहेगा तो ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को भक्षण का काम करेगा ना। तो जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मे में रक्षा तंत्र का काम कौन करता है? क्योंकि प्लाज्मा को ये कहा जाता है कि रोग प्रतिरोध अक्षमता जो बढ़ाता है वो हमारी प्लाज्मा बढ़ाता है। प्लाज्मा का काम क्या है जी? रोग प्रतिरोध अक्षमता को बढ़ाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, इसी का तो काम है।
अब बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम इसका है, हालांकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है हमारा, इसका मुख्य योगदान रहता है, ठीक है ना। और ये किससे बना है जी? लिम्फाइड ऊतक से ये बनता है, या स्टोर भी अगर कहते हैं रहता है किस में है तो आपका लिम्फाइड ऊतक में। इसीलिए इसे हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं, इस प्रोटीन को हम एंटीबॉडीज प्रोटीन भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रोटीन को एंटीबॉडी प्रोटीन कहा जाता है, तो फिर आपकी कौन है? आपकी ग्लोबुलिन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब एंटीबॉडीज हो या फिर आपका प्रतिरक्षा तंत्र हो, किसके कारण हो गया? ग्लोबुलिन के कारण हो गया। अब बात करते हैं तीसरा प्रोटीन, हमने कहा था इसमें मुख्य प्रोटीन बचता है फिब्रिनोजन प्रोटीन। अब फिब्रिनोजन का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन। जब आपको हाथ कट जाए या पैर कट जाए या कहीं पर भी चोट लग जाती है तो जो खून निकलता है उसे रोकने का काम कौन करता है? ठीक है ना। अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो फिब्रिनोजन है, ठीक है ना। और विटामिन की बात करते हैं तो जी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक, यानी कि विटामिन कौन सा सहायक है? के का काम क्या होता है जी? के क्या है? के, हाँ जी बताओ। विटामिन के है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है ना। तो विटामिन आएगा तो विटामिन के है, और प्रोटीन आता है तो फिब्रिनोजन है। और प्रोटीन फिब्रिनोजन नहीं है ऑप्शन में, ना आपका क्या है? विटामिन के है। उसके बाद आपका प्लाज्मा से एक पदार्थ निकला था जिसे हमने क्या कहा था अभी, इससे पहले लसिका, तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लसिका में। तो लसिका का भी काम क्या है? क्योंकि लसिका इसी से तो निकल के बना हुआ। और यहाँ एक और कंडीशन होती है कि अगर हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो बचे हुए भाग को सेरम कहते हैं। आपसे ये पूछा जाता है सेरम किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा से आप फिब्रिनोजन को निकाल दो प्रोटीन को, तो आपका जो बचा भाग है वो सेरम कहलाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें यहाँ तीनों प्रोटीन हमें समझ आ गए। तो रक्त का जो पीलापन होता है वो क्या है? आपका एल्बुमिन के कारण होता है, वास्तविक में नहीं तो वो क्या था? आपका सफ़ेद था, ठीक है। अब यहाँ से बात कर रहे थे कि जो आपका इसमें ये तो थे प्रोटीन। अब जो आपके अन्य पदार्थ पाए जाते हैं तो सबसे अधिक क्या होता है जी? ऊर्जा के लिए हमें चाहिए होता है ग्लूकोज। अब ये लेके जाएगा, जा तो ये भी बह तो ये भी रहा ना, तो ऊर्जा क्या चाहिएगी? तो इसमें आपका क्या है? ग्लूकोज रहता है। अभी आपने देखा हो जब रक्त को आप हल्का सा कट जाते हैं तो कई बार हाथ से मुँह, यानी कि मुँह से चूस लेते हैं ना, तो कैसा लगता है? मीठा और खारा। मीठा तो ग्लूकोज था, खारा क्या है? नमक है ना। तो इसमें सोडियम भी पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया। देखो रक्त में पाए जाने वाले पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अभी NaCl मतलब नमक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। उसके बाद आयरन पाया जाता है। आयरन चाहे वो आपका, ठीक है, उधर हो चाहे वो इधर हो, इधर भी हल्का सा आयरन पाया जाता है, हालांकि ज़्यादा उधर पाया जाता है क्योंकि हिमकण वहाँ ज़्यादा है। उसके बाद एक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी पाया जाता है। अभी देखो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब आप वसा कह सकते हैं, इसमें आपका फैट भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने कहा, इसमें देखा कि हमारा फिब्रिनोजन हो गया, देखो प्रोटीन हो गए, और इसमें खनिज लवण भी हमारे हो गए, इसमें अन्य हमारे क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, क्योंकि यहाँ से यही पूछेगा कि निम्न में से प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। ये प्लाज्मा रक्त के यानी कि रुधिराणु के साथ मिल के जाता है ना, तो यही सब कुछ किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, क्योंकि ये रक्त के ही पार्ट है, प्लाज्मा और आपका रुधिराणु, ठीक है ना। अभी जो आपका प्लाज्मा होता है इसे कहते क्या है जी? ल्यूकोसाइट्स। इसकी जो कोशिका होती है उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। कई बार आपको डायरेक्टली प्लाज्मा ना दे के क्या देगा? ल्यूकोसाइट्स कहेगा। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या हो गया जी? आपका प्लाज्मा होता है। अभी एक और कंडीशन आती है कि जो आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन कुछ आपके ऐसे रहेंगे, इधर प्लाज्मा है, इधर आपका रुधिराणु है, तो किसके कारण होगा? इसी के कारण होता है। और जो भी आपका कैंसर होगा वो होता है अपरिपक्व कोशिकाओं के कारण होता है, क्योंकि अगर परिपक्व होगी तो होगा नहीं। तो अपरिपक्व कोशिकाओं की नियमित वृद्धि के कारण आपका क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। तो वो क्या होता है? आपका प्लाज्मा के कारण होता है कैंसर। ये चीज़ समझ आई? तो यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन यही था कि किसके कारण कैंसर होता है, तो कैंसर होगा प्लाज्मा के कारण, ठीक है जी। अभी इसमें हाँ जी, प्लाज्मा के कारण होता है। सॉरी प्लाज्मा नहीं, यहाँ WBC आएगा ही, ल्यूकोसाइट्स, सॉरी यहाँ हम ल्यूकोसाइट्स WBC पे चले गए थे, उसे छोड़ दो, ये लाइन पूरी छोड़ दो,
यहाँ केवल क्या है हमारा ल्यूकोसाइट्स में वहाँ होगा ब्लड कैंसर, यहाँ नहीं होने का। तो प्लाज्मा का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था। इसके बाद आता है WBC, चल गए थे हम वहाँ साथ में। इसके बाद आता है आपका रुधिराणु। तो रुधिराणु जो होता है ये फिर से 3 भागों में विभक्त होता है। यहाँ क्या है आपका रुधिराणु। जो रुधिराणु होता है ये फिर से 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है आपका RBC, एक होता है आपका WBC और एक होता है आपका BP। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, या हम इसे कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। BP मतलब ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं। अभी यहाँ हमने कहा था जो आपका रुधिराणु है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? देखो आपको कहा था अस्थि मज्जा, जो हमारी अस्थि पाई जाती है तो आपका RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में पाया जाता है। लेकिन हमने कहा था मानव अस्थि की एक विशेषता है जिसमें एक हार्वेंशल नाल पाई जाती है और इसमें 2 प्रकार का अस्थि मज्जा पाया जाता है। एक आपका क्या पाया जाता है जी? W, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं सफेद BM। ये एक तो पाया जाता है WBM का मतलब है वाइट बर्ड मैरो, और एक पाया जाता था बीच वाले भाग से RBM। तो इनका जो निर्माण होगा वो किसके कारण होगा? ठीक है, तो अस्थि मज्जा में यहाँ होता है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि WBC का निर्माण कहाँ होता है जी? दूसरी जगह यकृत और पिलिया भी है। WBC का निर्माण यकृत और पिलिया भी है, ठीक है ना, और इसका निर्माण आपका ठीक है अस्थि मज्जा में भी हो रहा है। तो अस्थि मज्जा में वैसे अस्थि वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो 3 टॉपिक है इसमें आपका, एक RBC है, एक WBC और एक आपका BP है। अब तीनों को अगर हम अलग अलग देखते हैं तो RBC मतलब रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल है, और एक आपकी क्या है ब्लड प्लेटलेट्स है। अभी देखो जो आपका क्या होता है RBC होता है, इसे वैज्ञानिक हम कहते हैं कि जो इसके निर्माण में सेल सहायक होती हैं वो कौन सी होती हैं? एरिथ्रोपोयोसिन। यहाँ होती है आपकी इरिथ्रोपोयोसिन। इरिथ्रोपोयोसिन एरिथ्रोपोयोसिन नाम की क्या होती हैं आपकी सेल होती हैं जो इसके निर्माण में भाग लेती हैं। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये बना इससे होता है, या RBC को क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोपोयोसिन कहते हैं। फिर यहाँ क्या एक और कंडीशन आएगी कि जो आपने देखा हो खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे तो खिलाड़ी एक वो लेते हैं एस्टेरॉइड जिसे कहते हैं, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड कहते हैं या एस्टेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड होता है क्या है? देखो एस्टेरॉइड का मतलब होता है आपकी पावर को बढ़ाना, ठीक है ना। जैसे अभी अगर हम जाते हैं कि जैसे आपका एस्टेरॉइड, या हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स में अगर हम जाते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड को क्या कहते हैं, एक और चलता है हमारा वाडा, क्या करता है ये? ड्रग्स नहीं, उसे कुछ और नाम भी कहते हैं, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग में घूम रहा है। चलो छोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आ जाएगा याद। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब खेल में एक हमारा क्या जाता है, ड्रग्स में कुछ कहते तो हैं कि खिलाड़ी उसमें पकड़े गए, क्या कहते हैं? डोप। हाँ, डोपिंग टेस्ट। जो डोपिंग टेस्ट होता है, देखो एक शब्द दिया गया है डोपिंग टेस्ट। जो डोपिंग टेस्ट है, तो डोपिंग करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? एस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं ना। एस्टेरॉइड में एक आपका ब्लड एस्टेरॉइड भी होता है, रक्त का। रक्त को क्या करते हैं? अपना रक्त निकाल लिया, और निकालने के बाद उसे स्टोर करा, उसमें से RBC को अलग कर लिया, खाली दोबारा से कंपटीशन टाइम में RBC चढ़ा दिया गया, तो पावर क्या होगी? दुगनी होगी, ठीक है ना। तो वो भी एस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। तो एस्टेरॉइड का मतलब ये है कि जो एरिथ्रोपोयोसिन नाम का, इसमें हमने कहा कि ये कोशिका है ना। अब इन कोशिकाओं का मतलब होता है कि इसके एरिथ्रोपोयोटीन नाम का एक एस्टेरॉइड भी होता है जो क्या करता है? हमारे हार्मोन को जनरेट करता है, ठीक है ना। और वो क्या पाया जाता है? आपका किडनी में। जैसा आपने देखा होगा कई बार ज़्यादा मेडिसिन खाने से आपकी इफेक्टिव कौन होती है? किडनी होती है, ठीक है ना। तो चलो उसके निर्माण में तो बाद में चलेंगे। तो अभी हमारा क्या हो गया? एरिथ्रोपोयोसिन किसे कहते हैं? आपका RBC को कहते हैं। फिर वही आएगा भ्रूणीय अवस्था में निर्माण होगा, तो फिर कहाँ होगा? मेसोड्रम होगा। चाहे वो आपका RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे वो BP हो, या फिर आपका
प्लाज्मा हो, संयुक्त कोई भी होगा तो मेसोड्रम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ कंडीशन इसका तो 120 होगा। अभी यहाँ चलते हैं, उसका कम होता है। हाँ जी, अभी यहाँ चलते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये तो था भ्रूणीय अवस्था में, मेसोड्रम में पढ़ लिया। अब भ्रूणीय अवस्था के बाद होता है प्रसव। प्रसव का मतलब जब जन्म होता है बच्चा, शिशुअवस्था, तो वहाँ पर सबसे पहले आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कोई बताएगा? मेसोड्रम तो थी एक परत थी। देखो मेसोड्रम, एक्टोड्रम क्या थी? एंडोड्रम एक परत थी ना। ये तो थी भ्रूणीय अवस्था जब जाइगोट का निर्माण हो रहा था। सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं तो एक परत बनती है। तो उस परत को हमने कहा था मेसोड्रम, एक्टोड्रम और एंडोड्रम थी, 3 परत थी, वो तो थी परत। अब उसके बाद भ्रूण तैयार हुआ, भ्रूण के बाद अभी बचपन आ गया, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया। अब जन्म के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं, बच्चे का सबसे ज़्यादा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि यहाँ देखना जो लंबी अस्थियाँ हैं, ये हमारी क्या पैर की लंबी अस्थियाँ, हाथ की लंबी अस्थियाँ, इन्हीं में तो होता है। तो यहाँ होता है उस समय रिब्स में, रिब्स मतलब पसली, स्टर्नम में, स्टर्नम क्या है? सामने की अस्थि है। पसलियों की संख्या कितनी है जी? 12 जोड़ी है तो 24 है, ठीक है ना। और जो आपकी पसलियाँ किससे जुड़ी हैं? सामने स्टर्नम में, पीछे कौन है आपकी? पीछे कौन है? रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं वहाँ? सर्वाइकल गर्दन है गुरुजी। फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो। देखो हमने थ्रोसिक, थ्रोसिक के बाद लेम्बार है, ठीक है ना, कोक्सिल है, ठीक है ना, कटिलुम्बार थी ना यहाँ नीचे। तो हम बात कर रहे थे कि इससे जुड़ी है ना, तो 12 जोड़ी आपकी क्या होती है? पसली। कहने का मतलब ये है कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में मेसोड्रम है, प्रसव अवस्था में कहाँ से शुरू होता है? आपका स्टर्नम, पसलियों से शुरू होता है। उसके बाद अभी हमारा जो निर्माण हो रहा अस्थि मज्जा, ठीक है ना। तो ये होता है इसका निर्माण का एक क्रम होगा। अब क्रम के बाद यहाँ आरबीसी पे आते हैं। काम क्या है जी इसका? वैसे जो इसकी निर्माण की अवस्था है वो 4 अवस्थाओं में इसका निर्माण होता है। चलो निर्माण की अवस्था में चलते हैं। एरिथ्रोपायोसिन में यहाँ से हटा रहा हूँ, इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आपका आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कितनी अवस्थाओं में होता है? तो आरबीसी का निर्माण की हम 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा हो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री लगाते हैं ना। प्री का मतलब क्या? सबसे पहला, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप लगाओ सबसे पहले, एक होती है थ्रोम्बोब्लास्ट, तो यहाँ लगाते हैं प्रो थ्रोम्बोब्लास्ट, ठीक है ना। तो पहली अवस्था क्या होगी आपकी? प्रोथ्रोम्बोब्लास्ट। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये आया हुआ था। दूसरी है आपकी नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। पहले अवस्थाएं लिख देते हैं 2। तीसरी है आपकी रेटिकुलोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट। चौथी अवस्था है आपकी एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रो, ठीक है जी। ये 4 अवस्थाएं हैं। देखो आरबीसी का जब निर्माण होता है तो 4 अवस्था में होता है। सबसे पहले क्या आपके थ्रोम्बोब्लास्ट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आया था कि आरबीसी के निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो प्रथम अवस्था, अंतिम अवस्था, परिपक्व अवस्था, क्योंकि यहाँ परिपक्व होगा, इसी कारण इसे एरिथ्रोपायोसिन कह रहे थे ना। तो एरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिका है लास्ट में जो बनी, जो चौथी अवस्था है, ये क्या आपका परिपक्व अवस्था है, प्राथमिक अवस्था ये है। अभी आप ऐसे याद रख लो, देखो प्रो का मतलब है हम पहले याद रखते हैं ना, तो प्रो हो गया पहले। अब जब पहले कोशिका है उसका नामांकन कर दो तो नाम हो गया, नाम हो गया। अब उसके पैसे लगा दो भाई कितने की, जैसे रेट, अब रेट हो गया। अब रेट के बाद क्या हो गया? एरिथ्रोब्लास्ट हो गया। सबसे लास्ट में एरिथ्रोब्लास्ट बनता है और वही आपका आरबीसी है। तो आरबीसी के निर्माण की 4 अवस्थाएं आप लिख लेना। अब यहाँ से एक और कंडीशन आती है, यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा। आपने पढ़ा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केवल ऊंट का आरबीसी ऐसा है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अभी यहाँ क्वेश्चन था आरबीसी की किस अवस्था में केंद्रक पाया जाता है? देखो प्राथमिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ आपको बताता है जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था क्या थी जी? देखो पहली अवस्था में होती है वृद्धि।
दूसरी में होती है केंद्रक का विभाजन, 2 केंद्रक होंगे। तीसरी में उसके ऊपर दोनों उस पर क्या आ जाएगा, आवरण आ जाएगा, तो 2 कोशिका बन जाएंगी ना। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि पहली जो कंडीशन है आरबीसी की, आरबीसी तो ये बना, आरबीसी की प्रथम अवस्था में केंद्रक होता है, इसके बाद ये केंद्रक यहाँ आके विलुप्त हो जाता है, विलुप्त होने के बाद यहाँ से क्या आवरण आना स्टार्ट हो जाता है, और आवरण होने के बाद ये वाली कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ एक आता है साइटोप्लाज्म कहाँ पर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं जी, देखो कोशिका पढ़ी थी, कोशिका जो द्रव है उसे साइटोलॉजी क्यों कहते हैं कोशिका के अध्ययन को, क्योंकि कोशिका द्रव का अध्ययन करते हैं। तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव कहाँ पर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म की अवस्था कौन सी है, यहाँ केंद्रक था, यहाँ तो केंद्रक था ना, केंद्रक के बाद ये विलुप्त होना शुरू करा, और विलुप्त होकर क्या बदल गया, साइटोप्लाज्म बदल गया। तो यहाँ पर होती है साइटोप्लाज्म की अवस्था, जिसे आप नर्मोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि नर्मोब्लास्ट में तो आपका केंद्रक का विलेकरण है, साइटोप्लाज्म तो यहाँ है रेटिकुलोब्लास्ट में क्या है आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो यहाँ क्या है, केंद्रक का विलय है, यहाँ केंद्रक है, यहाँ आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये परिपक्व अवस्था है। चारों इसके आप नाम लिख लेना, ठीक है जी। आरबीसी यहाँ तक समझ आया, चले फिर और थोड़ा सा आगे। जीवन काल क्या है जी इसका, 120 दिन। जीवन काल क्या होता है आपका, 120 दिन। लेकिन कई बार आपको ऑप्शन में 120 ना देकर फिर वही कंडीशन है 110 से 130 दिन दे देगा। अब देखना एवरेज वैल्यू 120 है, तो आपको इसमें भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे ऑप्शन रहेंगे, ऐसे 110 से 130 के बीच रहेगा इसका जीवन काल, लेकिन वास्तविक क्या है, औसतन जब देखते हैं तो 120 दिन इसका हम एवरेज निकालते हैं। अब इसके बाद जो आपका जीवन काल होता है, ये मरता कहाँ, देखो जन्म तो हमें पता लग गया कि अस्थि मज्जा, भ्रूणी अवस्था मेसोड्रम है, और आपका प्रसव अवस्था में क्या है, स्टर्नम है, ठीक है, या रिब्स है हमारी, यानी कि पसलियाँ हैं, या स्टर्नम है। तो यहाँ इसके बाद हम बात करें इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जहाँ पर WBC का निर्माण होता है वहाँ पर RBC की मृत्यु होती है। और WBC का लीवर, यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा, तो इसका जो कब्रिस्तान है वो क्या है आपका प्लीहा, स्पिन कहते हैं, ठीक है ना। तो यकृत और प्लीहा में क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। जीवन क्या कह रही है, शमशान घाट, मतलब वही बात है ना कि मर गया तो शमशान ही है। तो यकृत और प्लीहा क्या हो गया, इसका कब्रिस्तान हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद कंडीशन ये थी कि इसमें जो दो आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक गुण है हमारे, जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी गुण, किसके द्वारा बच्चे के दूसरे मतलब बच्चे के जो अनुवांशिकी गुण हैं आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, जीन्स का निर्माण। अगर फिर वही बात आ जाएगी ना घूम फिर के, जीन्स का निर्माण होते क्या है, हमारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वही लेकर जाते हैं, क्या आपके जीन्स को लेकर जाते हैं, वाहक वो होते हैं। तो अमीनो अम्ल के कारण क्या होता है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे क्या पहुंचते हैं, लक्षण पहुंचते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि जो RBC होता है, RBC को फिर से बांटते हैं, तो ये 2 भाग में फिर बटेगा। एक होता है आपका ग्लोबुमिन और एक है आपका हिम। हिम मतलब आपको पता है, हिम का मतलब क्या है जी, आयरन है, ठीक है ना। और ये जो आयरन होता है ये फिर से 2 प्रकार का होता है, जैसे पीत रंजक भी कह सकते हैं इसे, पीत रंजक भी कहते हैं। वैसे हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे आपको ग्लोबुमिन है, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो हीम प्लस ग्लोबिन है। तो ग्लोबिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा में बात चल रहे थे, प्रोटीन मतलब जो वह ग्लोबिन नाम की प्रोटीन है, हीम मतलब आयरन है, ठीक है। तो हीम और ग्लोबिन को मिला के क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ बनाओ, आपका RBC, ठीक है ना। अब इसमें हमने वही कहा कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने प्रतिशत होता है रक्त का, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन ये आया था कि हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत रह जाए कि रक्त दोबारा चढ़ाना पड़ जाए। आपने देखा हो खून तो पूरा है, 40%। हाँ, अगर 40% से कम रह जाता है तो खून चढ़ाना पड़ता है। यानी कि आदमी में हीमोग्लोबिन की, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होनी चाहिए वो रक्त का 40% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर उसे रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है। किसकी नहीं, रिकेटस होता है विटामिन D। रिकेटस जब आओगे, रिकेटस ही तो सुकर हो गया, तो विटामिन D, ठीक है ना।
सूखे रोग के और भी कारण चलेंगे अभी। पानी कम पी रहे हैं, उपापचय नियंत्रक है पानी भी, ठीक है जी, उससे कारण होता है। क्या हो गया गुरुजी? चलो कोई बात नहीं, जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया ना आपके। अब इसके बाद जो आरबीसी का काम है, अवस्था इसकी होगी, निर्माण काल हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु होगी। इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी पर।